हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम यूनिट 13 डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कुछ मॉनेटरी सिस्टम जो प्रिवेल करते थे वर्ल्ड इकोनॉमी में पहले के टाइम पे। दैट इज आपका हो गया गोल्ड स्टैंडर्ड और इंटरवॉर पीरियड एंड द ब्रिटेन वुड्स सिस्टम। हमने भी जाना था ये कि ब्रिटेन वुड्स सिस्टम क्यों फेल हुआ, क्यों ब्रिटेन वुड्स सिस्टम का ब्रेकडाउन हुआ, और उसके बाद आया क्या, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो हमने आगे डिस्कस ये भी किया था कि आईएमएफ के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उसके फंक्शंस क्या हैं। तो अगर आप में से किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, आपने मिस कर दिया है, तो प्लीज उसको जरूर देख लीजिएगा। आई होप आपको काफी हेल्पफुल होगा वो वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। तो आज हम अपने टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे, डेट इज आईएमएफ जो हम पढ़ रहे थे। इसमें कुछ टॉपिक्स रह गए हैं तो पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देर के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इट्स पॉलिसीज। ठीक है, तो द रिसोर्सेज ऑफ द आईएमएफ कम फ्रॉम टू सोर्सेज, दैट इज सब्सक्रिप्शन बाय द मेंबर्स एंड बोरोइंग्स। तो आईएमएफ का जो रिसोर्स है वो क्या है? सबसे पहला है सब्सक्रिप्शन बाय मेंबर्स एंड नेक्स्ट है बोरोइंग। अब सब्सक्रिप्शन बाय मेंबर्स का क्या मतलब हुआ? देखिए, सब्सक्रिप्शन वर्ड से आप भली भांति वाकिफ होंगे क्योंकि आज के टाइम पे जो कि अभी लॉकडाउन की भी सिचुएशन चल रही है, तो आप सब हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम सब यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे वीडियोस या मैं कहूँ ऐसी टीवी सीरीज, मूवीज रहती हैं जो फ्रीली एक्सेसिबल होती हैं, लेकिन कुछ कंटेंट को एक्सेस करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन की जरूरत होती है, राइट? तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है? एक तरह से मेंबर फीस होती है जो आप देते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी सब्सक्रिप्शन का वही मतलब है कि जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्हें कुछ फीस देनी पड़ती है। ठीक है, एवरी मेंबर of the fund is required to subscribe to the fund an amount equivalent to its quota। तो जितनी भी मेंबर कंट्रीज होती हैं उन्हें क्या करना होता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट सब्सक्राइब करना होता है, मेंबरशिप फीस देनी होती है इक्विवेलेंट टू देयर कोटा। जितना भी उनका कोटा है आईएमएफ में उसके इक्विवेलेंट उन्हें मेंबरशिप फीस देनी होती है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू आईएमएफ रूल्स ईच मेंबर इज असाइंड अ कोटा एक्सप्रेस्ड इन एसडीआर्स, दैट इज स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो जितनी भी मेंबर कंट्रीज होती हैं उनका जो कोटा होता है वो एसडीआर्स के फॉर्म में होता है। अभी एसडीआर्स क्या होता है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ये पूरा अलग आपका टॉपिक है। ठीक है, तो कोटास आर यूज्ड टू डिटरमाइन द वोटिंग पावर ऑफ मेंबर्स, देयर कंट्रीब्यूशन टू द फंड्स रिसोर्सेज, their access to these resources and their share in allocation of SDRs। तो जो ये कोटा होता है वो एक तरह से मेंबर कंट्रीज को हेल्प करता है, एक राइट देता है कि वो वोटिंग पावर भी एंजॉय कर सकते हैं आईएमएफ में, उनका कंट्रीब्यूशन भी कोटा के अकॉर्डिंग ही होता है, रिसोर्सेज को इजीली एक्सेस कर सकते हैं और कोटा के अकॉर्डिंग ही उनका एसडीआर में एलोकेशन भी होता है। तो कोटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ईच मेंबर पेज अ सब्सक्रिप्शन टू द फंड दैट इज आईएमएफ equivalent to its quota and the board of governors decide on the proportion to be paid in SDRs or in the members करेंसी। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जितनी भी मेंबर कंट्रीज होती हैं उन्हें एक मेंबरशिप फीस देनी होती है इक्विवेलेंट टू देयर कोटा, और जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है वो डिसाइड करता है कि आप किस प्रपोर्शन में उसको देंगे। ठीक है, या तो कुछ एसडीआर्स के फॉर्म में या फिर जो मेंबर कंट्री है उसकी जो करेंसी है उस फॉर्म में। ये कौन डिसाइड करता है? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स डिसाइड करते हैं। तो अ मेंबर इज जनरली रिक्वायर्ड टू पे 25% ऑफ इट्स कोटा इन एसडीआर्स और इन करेंसीज ऑफ अदर मेंबर्स सेलेक्टेड बाय द आईएमएफ। इट पेज द रिमाइंडर इन हिज ओन करेंसी। तो जनरली जो कहा गया है वो ये है कि 25% आपका जितना कोटा है आप उसको एसडीआर के फॉर्म में पे करेंगे या फिर कोई और ऐसी करेंसी जो कि आईएमएफ आपके लिए सेलेक्ट करता है। ठीक है, वो आपकी अपनी खुद की करेंसी नहीं होगी, वो जो आईएमएफ सेलेक्ट करेगा या तो वो करेंसी होगी या फिर एसडीआर के फॉर्म में,
और जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है दैट इज 75%, वो आप किसमें देंगे, अपनी खुद की करेंसी में, ठीक है। These quotas are reviewed at interval of not more than 5 years. तो ये जो कोटाज होते हैं इनको 5 years के अंदर ही रिव्यू किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हमने डिस्कस किया कि आईएमएफ के दो रिसोर्सेज होते हैं, एक तो हो गया सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स, ठीक। नेक्स्ट है हमारा बोरोइंग्स, ठीक है। So the IMF is authorized to supplement its ordinary resources by borrowing from official entities as well as from private sources. तो IMF बोरो कहाँ से करता है, कुछ ऑफिशियल एंटिटीज से या फिर कुछ प्राइवेट सोर्सेज के थ्रू। तो अंडर द जनरल अग्रीमेंट टू बोरो दैट इज गैप, IMF entered into an agreement initially in 1962 and renewed, revised and enlarged from time to time. To further supplement the resources, on January 27, 1997, IMF decided to establish the new arrangement to borrow in addition to GAP. The amount potentially available under the NAB will be up to 34 billion SDRs, which will also be the maximum combined account under the GAP and NAB. तो IMF GAP और NAB के थ्रू क्या करता है, मनी को बोरो करता है जब उसको नीड होती है, ठीक है। ये ऐसे दो अग्रीमेंट्स थे या दो अरेंजमेंट्स है जिनके थ्रू जो आईएमएफ है वो फंड्स को बोरो करता है, ठीक है। और जब नैब के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया जाता है उसके बाद ही गैप को एक्टिवेट किया जाता है। मतलब कि जो न्यू अरेंजमेंट टू बोरो है, अगर इसका प्रपोजल रिजेक्ट हो गया है, इसकी पार्टिसिपेटिंग जो मेंबर्स हैं उन्होंने अगर इसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है, उसके बाद ही जनरल अग्रीमेंट टू बोरो को अप्रूवल मिल सकता है या उसको एक्टिवेट किया जा सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है फाइनेंशियल असिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आईएमएफ का समझिए सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो शायद यही है, और पेपर के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस का क्या मतलब हुआ कि आईएमएफ कैसे अपनी मेंबर कंट्रीज को फाइनेंशियली असिस्ट करता है, फाइनेंशियली हेल्प करता है, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा रिजर्व ट्रांचे ड्रॉइंग्स। अब ट्रांचे क्या मतलब होता है पहले इसको देख लेते हैं। तो ट्रांचे मीन्स अ पोर्शन ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज का एक हिस्सा होना, एक पार्ट होना, ठीक है। तो अ रिजर्व ट्रांचे इज अ पोर्शन ऑफ द रिक्वायर्ड कोटा ऑफ करेंसी ईच मेंबर कंट्री मस्ट प्रोवाइड टू द आईएमएफ दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर इट्स ओन पर्पस। तो रिजर्व ट्रांचे ड्रॉइंग क्या है, एक ऐसा पोर्शन, ये एक ऐसा रिजर्व पोर्शन जिसमें कि जो मेंबर कंट्रीज होती हैं उनको रखवाना पड़ता है, रिजर्व कराना पड़ता है आईएमएफ के पास, ठीक है। तो अपनी करेंसी का कुछ एक पोर्शन आपको आईएमएफ के पास रिजर्व कराना पड़ता है, और वो क्यों, खुद के बेनिफिट के लिए, ताकि अगर आपके साथ कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है आपकी कंट्री में, या कभी कुछ इमरजेंसी की सिचुएशन खड़ी हो जाती है कंट्री में, तो उस टाइम पे ये रिजर्व आपको हेल्प करेगा, ठीक है। और सबसे खास बात इसकी क्या होती है, विदाउट अ सर्विस फी और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कंडीशन, मतलब कि कोई भी सर्विस चार्जेस नहीं लगते, ना ही आपको अपनी इकोनॉमी में कुछ रिफॉर्म्स करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो द रिजर्व ट्रांचे इज बेसिकली एन इमरजेंसी अकाउंट दैट आईएमएफ मेंबर्स कैन एक्सेस एट एनी टाइम विदाउट अग्रीइंग टू कंडीशंस ऑफ पेइंग अ सर्विस फी। तो जब भी कोई भी इमरजेंसी की कंडीशन आती है कंट्री में, तो आईएमएफ की जो भी मेंबर कंट्रीज होती हैं उनको ये राइट है, वो इजिली इस रिजर्व को एक्सेस कर सकती हैं पेइंग अ सर्विस फीस, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया रिजर्व ट्रांचे ड्रॉइंग्स क्या होती है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिट ट्रांचे फैसिलिटीज। अब इसको देख लेते हैं। अंडर द क्रेडिट ट्रांचे पॉलिसीज द आईएमएफ makes credit available in 4 tranches, that is segments, each equal to 25% of the members quota। अब क्रेडिट ट्रांचे फैसिलिटी में क्या है कि आईएमएफ क्या करता है, आपको क्रेडिट प्रोवाइड करता है, ठीक है, और वो भी किस फॉर्म में, 4 सेगमेंट्स में, मतलब उसके उस लोन के या मैं कहूँ उस क्रेडिट के 4 पोर्शंस कर देता है, और हर पोर्शन कितना परसेंट का होता है,
25% ऑफ अ मेंबर कोटा, ठीक है, मेंबर कोटा का 25% होता है। तो फॉर द फर्स्ट ट्रांच परचेज इट, मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू डिमॉन्स्ट्रेट रीजनेबल एफर्ट टू ओवरकम देयर बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज। तो जब हमें फर्स्ट पोर्शन ऑफ लोन चाहिए तो सबसे पहले आईएमएफ को हमको इस चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि हम कैसे अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो प्रॉब्लम है, जो डिसइक्विलिब्रियम है, उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, कैसे उसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। और अगर वो उस चीज को लेके कन्विंस हो जाते हैं, उसके बाद ही वो इस क्रेडिट को अप्रूव करते हैं, ठीक है। तो दीज टिपिकली कवर पीरियड्स ऑफ 1 to 2 years and focus on macroeconomic policies such as fiscal, monetary and exchange rate policies aimed at overcoming balance of payment difficulties, ठीक है। तो जब अगर आईएमएफ कन्विंस हो जाता है कि हाँ ठीक है, अगर आप ये सब एफर्ट्स लगाएंगे तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो प्रॉब्लम है वो रेक्टिफाई हो जाएगी, उसके बाद ही वो इसको अप्रूव करता है, ठीक है। और ये मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी पे फोकस करता है, जो कि क्या होती है, फिजिकल, मॉनेटरी, एक्सचेंज रेट पॉलिसीज, जिसके थ्रू हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट रेक्टिफाई किया जा सकता है, उसका जो डिसइक्विलिब्रियम है उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। The extended fund facility, which was established in 1974 to provide assurance that a member country can draw up to a specified amount, usually over 3 to 4 years, to help it tackle structural economic problems that are causing a serious weakness in its balance of payment. तो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कब स्टैब्लिश हुआ था? 1974 में। और ये मेंबर कंट्रीज को ये राइट देता है कि जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं, अगर उनकी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिसकी वजह से उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट वीक होता है, तो वो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के थ्रू फंड्स को विड्रॉ कर सकती हैं। अब ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटीज को क्यों बोला गया, इसको समझ लीजिए। देखिए, हर कंट्री का एक पर्टिकुलर कोटा होता है, ठीक है, वो उसी के अकॉर्डिंग ही जो फंड है उसको विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का मतलब हुआ कि जितना आपका कोटा है उससे ज्यादा का भी आप फंड रिलीज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। और स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? ऐसी प्रॉब्लम जहां पे आपकी इकोनॉमी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही या अनइवनली फंक्शन कर रही है। अगर आपकी इकोनॉमी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी तो उसका इफेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट पे आएगा ही आएगा, राइट। और इसी को ठीक करने के लिए एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया मेंबर कंट्रीज को, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है बफर स्टॉक फाइनेंशियल फैसिलिटी। बफर स्टॉक फाइनेंशियल फैसिलिटी पढ़ के शायद कुछ याद आया होगा आपको, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था आपके कमोडिटी अग्रीमेंट वाले चैप्टर में, ठीक है। The buffer stock financing facility, which was established in June 1969, is to provide assistance to members with the balance of payment need related to their participation in the arrangement to finance approved international buffer stock of प्राइमरी प्रोडक्ट। तो बफर स्टॉक फाइनेंसिंग फैसिलिटी कब स्टैब्लिश हुई थी? 1969 में। और ये भी क्या करती है? हेल्प करती है मेंबर कंट्रीज को उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट रेक्टिफाई करने में और फाइनेंस प्रोवाइड करने में, जो कि इंटरनेशनली अप्रूव्ड बफर स्टॉक होते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट्स के, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अंडर दिस फैसिलिटी रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड to low income developing member countries facing protracted balance of payment problems. A member country has to prepare a 3-year adjustment program with the assistance of IMF and World Bank. Repayment are to be made in 5.5 to 10 years. तो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी किसको प्रोवाइड करी जाती है? लो इनकम डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज को। किस लिए? बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई करने के लिए, ठीक है। तो जो भी मेंबर कंट्री है उसको 3 इयर्स का एडजस्टमेंट प्रोग्राम बनाना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक, और इसका जो रीपेमेंट टाइम है वो है 5.5 years to 10 years के बीच में, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है
इनहैंस्ड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी, अभी हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है, तो उसी का ये एनहांस्ड वर्जन है। तो दिस फैसिलिटी इज सिमिलर टू एसए, दैट इज स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, एलिजिबिलिटी एंड बेसिक प्रोग्राम फीचर्स, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग और बेसिक प्रोग्राम फीचर सेम है जैसे कि एसएएफ में थे। इट डिफर्स फ्रॉम एसएएफ इन रेस्पेक्ट ऑफ स्कोप, एक्सेस लेवल, मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स एंड सोर्सेज ऑफ फंडिंग। तो ये कहाँ डिफर करता है, उनकी मॉनिटरिंग प्रोसीजर और सोर्स ऑफ फंड में, ठीक है। तो दिस फैसिलिटी इज सब्जेक्ट टू स्ट्रॉन्ग एडजस्टमेंट मेजर्स एमिंग टू फोस्टर ग्रोथ एंड टू स्ट्रेंथन बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन। तो ये हेल्प करता है ग्रोथ को बढ़ाने में, ग्रोथ को एनहांस करने में, और बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन को भी स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है, ठीक है। द ESAF has been replaced by a new facility called Poverty Reduction and Growth Facility in 1999। तो Enhanced Structural Adjustment Facility को ऑलरेडी रिप्लेस किया जा चुका है एक न्यू फैसिलिटी के साथ, जो कि है Poverty Reduction and Growth Facility, जो कि आई थी हमारी 1999 में, ठीक है। नेक्स्ट है Systematic Transformation Facility। This facility came into effect from April 1993 to April 1995. The STF was designed to extend financial assistance to transition economies experiencing severe disruption in their trade and payment arrangements. Repurchases are made over 4.5 years to 10 years. तो सिस्टमैटिक ट्रांसफॉर्मेशन फैसिलिटी कब आई थी, अप्रैल 1993 में, और कब तक थी, अप्रैल 1995 तक, ठीक। और सिस्टमैटिक ट्रांसफॉर्मेशन फैसिलिटी को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी ट्रेड और पेमेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स में प्रॉब्लम हो रही थी उसे ठीक किया जा सके, रेक्टिफाई किया जा सके। तो ट्रेड और पेमेंट्स में जो डिस्ट्रप्शंस हो रहे थे उसको ठीक किया जा सके थ्रू सिस्टमैटिक ट्रांसफॉर्मेशन फैसिलिटी। और इसका रीपर्चेज टाइम क्या था, 4.5 years to 10 years। तो आई होप ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे अपनी। अब है हमारा SDRs, दैट इज स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से भी, ठीक है। तो the SDR or the special drawing right is an international reserve asset introduced by IMF in 1969 out of the concern among IMF members that the current stock and prospective growth of international reserves might not be sufficient to support expansion of the world trade। तो SDRs क्या है, एक हमारी इंटरनेशनल रिजर्व असेट है जो कि इंट्रोड्यूस की IMF ने 1969 में। और ये क्यों इंट्रोड्यूस की गई, क्योंकि जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको लगा कि जो करंट स्टॉक है और जो ग्रोथ है अभी इंटरनेशनल मार्केट में वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, और हम इसके साथ जो वर्ल्ड ट्रेड है उसको इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएंगे और ना ही उसको एक्सपैंड कर पाएंगे, ठीक है। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो इतने सफिशिएंट नहीं है कि हम वर्ल्ड ट्रेड को बढ़ा सके आगे। तो द मेन रिजर्व असेट वर गोल्ड एंड US डॉलर, जो कि हमने डिस्कस भी किया था पिछले वीडियो में कि जो मॉनेटरी सिस्टम था पहले का उसमें जो चलता था वो क्या था, गोल्ड था या फिर US डॉलर्स। एंड द मेंबर्स डिड नॉट वांट ग्लोबल रिजर्व्स टू डिपेंड ऑन गोल्ड प्रोडक्शन with its inherent uncertainties and continuing US balance of payment deficit, which would be needed to provide continuing growth in US dollar reserves. The SDRs was introduced as a supplementary reserve asset which the IMF could allocate periodically to the members when the need arose and cancels as necessary। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि क्यों ब्रेटन वुड्स सिस्टम फेल हुआ, क्यों उसका ब्रेकडाउन हुआ। उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि हम जो भी करेंसीज को एक्सचेंज कर रहे थे वो US डॉलर्स के टर्म्स में कर रहे थे, है ना। और इसकी वजह से क्या होने लग गया कि जो US के पास जो अपनी करेंसी का रिजर्व था वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, खत्म होता जा रहा था, और जो US कंट्री है उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में आता जा रहा था। इसीलिए ये जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम है उसका ब्रेकडाउन हुआ। और उसी के बाद से क्या हुआ, SDR को इंट्रोड्यूस किया गया एज अ सप्लीमेंट्री रिजर्व असेट, जो कि IMF देखेगा, एलोकेट करेगा पीरियोडिकली, और जब भी लोगों को जरूरत होगी, जो भी उनकी मेंबर कंट्रीज होंगी उनको जरूरत होगी अगर फंड की, तो वो
फंड रेज करेगा और अगर कैंसिल करने की जरूरत पड़ी कभी तो उसे कैंसिल भी कर देगा, ठीक है। Every member of IMF has the right to become a पार्टिसिपेंट ऑफ SDR फैसिलिटी। तो जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं IMF के अंदर उनको ये राइट है कि वो SDR की फैसिलिटी ले सकती हैं, बट एवरी मेंबर इज नॉट ऑब्लाइज टू ज्वाइन द फैसिलिटी। लेकिन किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता, कोई बाइंड नहीं है कि उसको ज्वाइन करनी ही करनी है, वो वॉलंटरी ज्वाइन कर सकता है। द स्पेशल ड्रॉइंग राइट इज ओनली अ बुक एंट्री इन द स्पेशल ड्रॉइंग अकाउंट ऑफ द IMF। तो स्पेशल ड्रॉइंग राइट क्या है, एक बुक एंट्री है जिसमें कि IMF रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शंस को रिलेटेड टू स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। तो the allocation of SDR takes the form of a credit entry in the name of the participating countries in the special drawing। तो इसकी जो एंट्री होती है वो किधर होती है, क्रेडिट साइड होती है इन स्पेशल ड्रॉइंग अकाउंट। क्यों क्रेडिट साइड होती है, क्योंकि जो कंट्रीज हैं एक तरह से फाइनेंस ले रही हैं, क्रेडिट ले रही हैं IMF से, इसलिए क्रेडिट एंट्री कहलाती है ये। द टोटल SDRs created by IMF are allocated to the participating countries in the portion of their quotas in the IMF। तो जितना भी SDR क्रिएट किया जाता है IMF के द्वारा उसको एलोकेट किया जाता है पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज में इन प्रोपोर्शन ऑफ कोटास। जितना भी उनका कोटा है IMF के अंदर उसके अकॉर्डिंग उनको SDRs प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि कोटा बहुत मेजर रोल प्ले करता है IMF में। The recipient of SDRs also does not have to give collateral security to the IMF। और जितने भी SDR के रेसिपिएंट्स होते हैं, मतलब जिन्होंने SDRs की फैसिलिटी ली है, उनको कोई भी कोलैटरल सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है IMF को, ठीक है। तो कोलैटरल सिक्योरिटीज का मतलब मुझे लगता है आपको पता ही होगा, मतलब कि कोई भी सिक्योरिटी को गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। Special drawing rights allocated and credited to the participants' account are owned by it and they can be freely used by the said country for the meeting payment deficit। तो जो भी मेंबर कंट्रीज SDR की फैसिलिटी लेती हैं, सबसे पहली बात है वो क्या हो जाती हैं, उसकी ओनर हो जाती हैं, वो खुद ओन करती हैं, ठीक है। सेकेंडली वो फ्री होती हैं कि अगर उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट आता है तो वो इस रिजर्व को फ्रीली यूज कर सकती है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ अ SDR इज बेस्ड ऑन अ बास्केट ऑफ की इंटरनेशनल करेंसीज रिव्यूड बाय IMF एवरी 5 ईयर। तो SDR क्या है, बेसिकली बास्केट है इंटरनेशनल करेंसी की जिसको IMF हर 5 साल के बाद रिव्यू करता है, ठीक है। तो इन द रिव्यू कंडक्टेड इन नवंबर 2015 द IMF डिसाइडेड टू ऐड द रेनमिनबी that is Chinese yuan to the basket effective from 1st October 2016। तो नवंबर 2015 में जब IMF ने रिव्यू किया था उस टाइम पे चाइनीज युआन को बास्केट ऑफ करेंसीज में ऐड किया गया था और ये इफेक्टिव कब से हुआ, 1st October 2016 से। Since that date the SDR basket has consisted of the following 5 currencies। तो SDR 5 करेंसीज से मिलके बना है। SDR की जो बास्केट है उसमें 5 करेंसीज हैं। पहली है हमारी US डॉलर, यूरो, चाइनीज युआन, जापानीज येन एंड ब्रिटिश पाउंड, ठीक है। और आप इसमें देख रहे होंगे परसेंटेज ऑफ शेयर, तो US का सबसे ज्यादा है, उसके बाद यूरो, देन चाइनीज युआन, जापानीज येन एंड ब्रिटिश पाउंड, ठीक है। तो ये बास्केट ऑफ करेंसीज क्या कहलाती हैं, SDR कहलाती है। और उसमें कितनी हैं करेंसीज, ऐसी 5 करेंसीज हैं, ठीक है। इनका नाम जरूर से याद रखिएगा, भले आप परसेंटेज ऑफ शेयर मत याद रखिए लेकिन इनका नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट ऑफ IMF। द वर्क ऑफ द फंड इज कैरीड आउट बाय अ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, एन एग्जीक्यूटिव बोर्ड, अ मैनेजिंग डायरेक्टर and a staff including 3 deputy managing directors, 22 directors, a secretary, treasurer, a special advisor to the managing director, 2 consultants, 1 economic and another legal। The board of governor is the highest decision making body of IMF। तो जो board of governor है वो क्या है, highest decision making है IMF की। It consists of 1 governor and 1 alternate governor for each member
country. The governor is appointed by the member country and is usually the minister of finance or the head of the central bank. तो गवर्नर कौन होता है हर मेंबर कंट्री से? या तो वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होगा या फिर सेंट्रल बैंक का हेड होगा. ठीक है. So the IMF's 24-member executive board conducts the daily business of the IMF and exercises the power delegates to it by the बोर्ड ऑफ गवर्नर. तो जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है वो तो सुप्रीम अथॉरिटी होगी. उनके बाद कौन आता है? एग्जीक्यूटिव बोर्ड, जो कि डेली बिजनेस जो कंडक्ट किया जा रहा है उसको देखता है और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोर्ड ऑफ गवर्नर्स उन्हें डेलीगेट करता है वो उसे भी एक्सरसाइज करता है. ठीक. as well as those powers conferred on it by the articles of agreement. The board discusses all the aspects of the fund work from IMF staff's annual health checks of member countries' economies to policies issues relevant to the global economy. तो जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है वो हर एक पर्सपेक्टिव को चेक करता है कंट्री की इकोनॉमी से लेकर उसकी पॉलिसी इश्यूज तक. ठीक है. तो द बोर्ड नॉर्मली मेक्स डिसीजन बेस्ड ऑन कंसेंसस बट समटाइम्स फॉर्मल वोट्स आर टेक. तो जो बोर्ड का डिसीजन होता है वो कभी कोई कंसेंसस के बेसिस पे भी होता है और कभी फॉर्मल वोट्स के थ्रू भी होता है. मतलब कि अगर आपसी सहमति है तो उसके थ्रू भी हो जाता है डिसीजन, या फिर कभी अगर फॉर्मली वोट की जरूरत होती है तो उस तरह भी डिसीजन लिया जा सकता है. ठीक है. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. The interim committee, a 22-member ministerial level group that is parallel to structure of executive board, usually meets twice a year. तो जब interim committee है वो executive board के इक्वल होती है, parallel होती है, जो कि साल में 2 बार मिलती है. It reviews world economic conditions, the international monetary system, the operations of adjustment process and the role of fund. ठीक. A development committee, also known as joint ministerial committee of the board of governors of the World Bank and the fund on the transfer of real resources to developing countries concerned with development policy issues and financing requirements. तो एक डेवलपमेंट कमेटी भी काम करती है जो कि क्या कहलाती है? जॉइंट मिनिस्ट्रियल कमेटी, जिसमें वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बैठते हैं और देखते हैं कि जो रिसोर्सेज ट्रांसफर हुए हैं डेवलपिंग कंट्रीज में वो किस बेसिस पे हुए हैं और आगे क्या इश्यूज आ रहे हो, फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट्स कैसी है, उन सब चीजों को क्या करते हैं? टैकल करते हैं या एनालाइज करते हैं और उसे मॉनिटर करते हैं. ठीक है. तो आई होप ये क्लियर हो गया. देखिए ये IMF का ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है. हमने डिस्कस किया था कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एपेक्स बॉडी होती है. ठीक है. उसके बाद आता है हमारा एग्जीक्यूटिव बोर्ड, देन आता है हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर्स, उसके बाद होता है हमारा स्टाफ. और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के साथ जो पैरेलली काम करती है वो क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमिटी और जॉइंट IMF वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट कमिटी. ये दोनों बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के साथ पैरेलली काम करती है. ठीक है. तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के साथ इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस भी काम करता है. ये क्या होता है? कि ऐसी ऑटोनोमस बॉडी है जो कि इवैल्यूएट करती है, देखती है, मॉनिटर करती है IMF की जो एक्टिविटीज हैं और उनकी पॉलिसीज. ठीक है. जो इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन होता है ये. ठीक. तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया और यहाँ पे आपका IMF का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है. ठीक है. तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में. तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के टॉपिक को. ठीक है. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए. और प्लीज अगर आप लोग को वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ठीक है. देखिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप लाइक नहीं कर रहे हैं, आपके रिव्यूज आते रहते हैं, आप लोग फीडबैक देते हैं, मुझे अच्छा लगता है. लेकिन अगर आप जेन्युइनली वीडियो को लाइक कर रहे हैं और आपको पसंद आ रहा है कंटेंट तो मेरे ख्याल से एक लाइक बटन दबाने में कोई हर्ज नहीं है. राइट. तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. और हाँ, इस वीडियो के लिए भी फीडबैक जरूर दे दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो वो भी बेशक बता दीजिएगा. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय. टेक केयर.